घर वालों की बातों में आकर मैंने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। जब भी मैं ऑफिस से घर आता तो घरवाले मुझसे कहते कि तुम्हारी पत्नी घर का कोई काम नहीं करती और भी शिकायतें करने लगते। फिर मुझे भी ऐसा ही लगने लगा था, तो मैं भी पत्नी को ताने मारने लगा कि आखिर तुम करती क्या हो सारा दिन? कपड़े, बर्तन, घर की साफ़ सफाई तो काम वाली करके जाती है, बस लेटी रहती हो सारा दिन। फिर एक दिन रोज़ रोज़ की बातों और शिकायतों से परेशान होकर मैंने अपने पत्नी से 4 महीने का बच्चा छीन लिया और उसे मायके छोड़ आया। पत्नी के मायके जाने के बाद की मेरी पहली रात। मेरे पास कोई मुझे अपनी शरारतों से हंसाने वाला नहीं था। मेरा बेटा ज़रूर था जिसे मैंने अभी अभी फीडर देकर सुला दिया था। दूध पिलाने से लेकर बच्चे को सुलाने तक मुझे क्या क्या करना पड़ा, मैं उसका विवरण करना चाहता हूँ। मैं उठा, रसोई घर गया, फीडर को धोकर चूल्हे पर पानी चढ़ाया और फीडर को उबाला। पाउडर का दूध बनाने के लिए पानी को थोड़ा सा गर्म किया, फिर उसमें पाउडर डाला, तब कहीं जाकर एक फीडर तैयार हुआ। दूध पिलाने के बाद मैं अपने बेटे को कंधे से लगाकर थपकी लगाता रहा ताकि उसका दूध हजम हो जाए। फिर जब पैम्पर बदलने के लिए उसको लिटाया तो पता चला कि बच्चे ने टॉयलेट किया है। उसे बाथरूम में ले जाकर साफ़ करके आया तो बच्चे ने दूध की उल्टी कर दी। मैंने जल्दी से उसको साफ़ किया और उसको फिर से डायपर पहना दिया और उसको झूला झुलाकर सुलाने लगा। अपने लिए दूध गर्म करके उसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया। वह होती तो मिल्क शेक बनाकर मेरे हाथ में दे देती। सोचने लगा कि अब इतने सारे झमेले में कौन पड़ेगा, अभी रोटी पका कर खा लूँगा, लेकिन आटा, अभी तो आटा भी गूँथना पड़ेगा। सालन पका हुआ था, बस उसे प्याली में डालकर ओवन में गर्म ही करना था। सोचा खाने से पहले बेड पर बिखरा हुआ सामान उठा दूँ, पेपर, खिलौने, फीडर और मेरा बिखरा हुआ सामान, सबको अपनी अपनी जगह पर रख दिया। फिर अचानक याद आया कि रोटी बनाने लगूंगा तो बहुत समय लगेगा, अभी तो कपड़ों को इस्त्री भी करनी है। अभी शर्ट को इस्त्री कर ही रहा था कि बेटा उठ गया। मैंने बेटे को उठाया और थपकी लगाते हुए सुला दिया, फिर झूले में डाला और झूला झुलाने लगा। भूख से मेरा बुरा हाल था। बड़ी मुश्किल से बच्चे को सुलाया और जोमेटो से खाना ऑर्डर किया। आधे घंटे बाद खाना मेरे सामने था। मैंने बड़े बड़े निवालों में खाना ख़त्म किया क्योंकि मैं जानता था कि अगर मेरा बेटा फिर से जाग गया तो मेरा खाना ऐसे ही पड़ा रहेगा और फिर से गर्म करने में बहुत समय लगेगा। मैं सोचने लगा शायद मेरी पत्नी भी ऐसे ही करती होगी, पता नहीं उसे समय पर खाना खाने का मिलता होगा या नहीं। घड़ी में 11 बज रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा थक गया था और खाते ही बिस्तर पर लेट गया और अपने आप से ही बड़बड़ाने लगा, निशा अलमारी से चादर निकाल कर दे दो प्लीज़, मुझे बहुत नींद आ रही है। फिर ख्याल आया कि वह तो यहाँ है ही नहीं, वह होती तो चादर निकाल कर ओढ़ा देती। अब खुद ही अलमारी से चादर निकालनी पड़ेगी। अभी मैं इतना सोच ही रहा था कि बिजली चली गई और पंखा बंद हो गया। इससे पहले कि मेरा बेटा गर्मी के कारण जाग जाए और रोने लगा, मैं झट से बेड से नीचे उतर गया और एक पेपर से उसे हवा करने लगा। मुझे नींद के झोंके आ रहे थे, लेकिन बेटे को हवा करना भी ज़रूरी था, नहीं तो वह जाग जाएगा। 1 बजे बिजली आई और मैं तुरंत ही सो गया। 2 बजे बेटे की रोने की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। अचानक गहरी नींद से जागने पर मेरे सर में दर्द होने लगा। उसे भूख लगी थी। मैं सुस्ती से उठा और उसे डब्बे का दूध बनाकर पिलाया। 2:30 बजे के करीब बेटा सो गया और मैं भी। उसके बाद बेटा कब जागा और कब तक रोता रहा मुझे कुछ नहीं मालूम। फिर जब सुबह 8 बजे मेरी आँख खुली तो वह रो ही रहा था। मैंने उठकर देखा तो पैम्पर से गंदगी निकलकर बाहर बेडशीट पर लग गई थी। उसको जल्दी से बाथरूम में ले जाकर साफ़ किया। उसके बाद बेडशीट को धोकर डाला, बच्चे को दूध पिलाया और दूसरी बेडशीट बिछा उस पर उसे लिटा दिया। इतना करने तक 9, साढ़े 9 बज चुके थे। मैं रोज़ नाश्ते में दही खाता था जिसे मेरी पत्नी निशा घर पर ही बनाती थी, मगर कैसे बनाती थी और कब बनाती थी मुझे नहीं पता था। वे लोग जो मेरे घर आने पर मेरी पत्नी की शिकायतें करते थे, उनमें से किसी ने मुझे 1 कप चाय के लिए भी नहीं पूछा। मैंने खुद चाय बनाने के लिए बर्तन में दूध डाला और सोचने लगा कि ऐसा कौन सा समय होगा जब निशा व्यस्त नहीं थी
मेरी सेवा में भी कभी उसने कोई कमी नहीं आने दी थी। घर में सिर्फ 3 ही काम तो नहीं थे जिनके लिए मैंने नौकरानी रखी थी। एक बच्चे को संभालना ही काफ़ी था। उसे थकान से चूर होने लगा था, लेकिन वह तो मुझे समय पर खाना देती थी। मैं थक जाता तो मेरे पाँव भी दबाती, मैं उदास होता तो मुझे हंसाती। अगर मुझ पर काम का दबाव होता या मैं परेशानी में होता तो वह मेरा हौसला बढ़ाती। और मैं यही सोचता रहा कि दूध उबल कर आ चुका था। आहिस्ता आहिस्ता सेल पर कपड़ा लगाने लगा और उन तीनों भरे सवालों को याद करने लगा जो मैं निशा से पूछता था कि तुम करती क्या हो सारा दिन? तुम्हारा बदन क्यों इतना दर्द करता है? तुमने कौन सा पहाड़ उठाया है जो तुम इतनी थक जाती हो? मेरे ताने सुनकर वह करवट बदलती और शायद आंसू बहाती, पर मैं जालिम इंसान ने उसकी परवाह नहीं की थी। और फिर थोड़ी देर बाद खुद ही करवट बदल कर मुस्कुराकर मेरा चेहरा अपनी ओर करती और मुझसे कहती आई लव यू। तो मैं भी मुस्कुरा देता और बहुत जिद करने लगती कि तुम भी मुझे आई लव यू कहो ना। मुझे निशा की प्यारी प्यारी शरारतें याद आने लगीं। सुबह के 10 बज गए थे और नींद पूरी ना होने के कारण मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। और भी सब लोग अपने अपने कमरों में बैठे थे जो मुझे कल ही कह रही थी कि तुम्हारी पत्नी का घर का कोई काम नहीं करती। चाय नाश्ता पूछना तो दूर की बात है। और मैं भी किन की बातों में आकर अपनी प्यारी पत्नी को अपने से दूर कर दिया। मैं सोचने लगा कि अगर पति पत्नी में कोई गलतफहमी हो जाए या कोई झगड़ा हो जाए तो उन्हें खुद को ही सुलझाना चाहिए, ना कि किसी और की बात सुननी चाहिए। मैंने अपने बच्चे को गाड़ी में डाला और गाड़ी उस रास्ते पर दौड़ाई जो रास्ता मुझे हमेशा के लिए मेरी निशा के साथ जोड़ने वाले थे। वहां पहुंचकर मैंने दोनों हाथ जोड़कर निशा से माफ़ी मांगी और मेरी निशा, तुम इतनी अच्छी कैसे हो सकती हो? तुमने मुझसे कोई शिकायत नहीं की और खुशी खुशी मेरे साथ वापस आ गई। प्यारे दोस्तों, अपनी पत्नी को समय दें, उसका आदर सम्मान करें, उसे प्यार दें। वह अपने माता पिता, अपने बाबुल का आंगन छोड़कर आपके साथ बिल्कुल नए परिवार में अपना जीवन बिताती है। वह आपसे बिना वेतन लिए आपकी और आपके माता पिता की सेवा करती है, बिना लालच के आपका और आपके बच्चों का और अन्य परिवार वालों का ख्याल रखती है। और बदले में उसे क्या मिलता है यह तो सब जानते हैं। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई तो उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।